आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। लीक शुदा साइपर का नया हंगामा, पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराने का मामला फिर से जिंदा, अमेरिका पर रिजीम चेंज के इल्जाम और अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर सियासी तूफान। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात पर तनाव बढ़ गया, मसूद पेज़ेश्कियान का दो टूक ऐलान, गुफ्तगू से पीछे नहीं हटेंगे, कौमी हकूक का हर हाल में दिफा किया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का बड़ा कदम, नया अथॉरिटी सिस्टम किया कायम, अमेरिका के साथ तनाव में खतरनाक इजाफा। ASI की जानिब से भोजशाला को हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरस्वती मंदिर किया गया तस्लीम, हिंदुओं को बिना रोक टोक के इबादत की दी गई इजाजत। ऑपोजिशन के रहनुमा सुनील कुमार शर्मा का असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राठर पर इल्जाम, हाउस कमेटीज की तकसीम में इम्तियाज और रिवायत की खिलाफ वर्जी का किया दावा। ममता बनर्जी का बंगाल में बुलडोजर कार्रवाइयों पर हमला, बोली बंगाल डर और जोर जबरदस्ती से नहीं चलाया जा सकता, बुलडोजर हुकूमत की जबान नहीं बन सकता। और इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाई कोर्ट से आर्जी जमानत, वालिद की आखिरी रसूमात के लिए 2 जून तक की मिली राहत। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म इमरान खान के गैर मुल्की साजिश वाले इल्जामात एक बार फिर से ज़ेरे बहस आ गई हैं। एक लीक शुदा खुफिया सफारती दस्तावेज ने नए सवालात खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली एक अहम मुलाकात में इमरान खान की हुकूमत को हटाने पर बात हुई थी। ये दस्तावेज, जिसे पाकिस्तान में साइफर कहा जाता है, उस वक्त के पाकिस्तानी सफीर आजाद मजीद खान और अमेरिकन अफसर डोनाल्ड लू की गुफ्तगू पर मबनी बताया जा रहा है। अमेरिकी तहकीकाती इदारे ड्रॉप साइट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इमरान खान की यूक्रेन जंग पर गैर जानिबदार पॉलिसी और अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज को बेसिस न देने से नाराज था। लीक शुदा केबल में दावा किया गया कि डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी सफीर से कहा था कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाए तो वाशिंगटन सब कुछ माफ कर देगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इमरान खान की रशिया के दौरे और अमेरिका पर तनकीद ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद खराब कर दिया। इमरान खान पहले भी बार बार कहते रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ मिलकर उनकी हुकूमत गिराई। उनका यह भी कहना है कि उनकी आज़ाद खारजा पॉलिसी और रशिया और चीन के मामले में अमेरिका का साथ न देने की वजह से उनको निशाना बनाया गया। अमेरिका ने उस वक्त इन तमाम इल्जामात को रद्द कर दिया था और ये भी कहा था कि पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात से उसका कोई ताल्लुक नहीं। वाज़ेह है कि इमरान खान को अप्रैल 2022 में अदम एतमाद यानी नो कॉन्फिडेंस की तहरीक के जरिए ही हुकूमत से हटाया गया। इसके बाद उन पर करप्शन और कौमी सलामती से मुतल्लिक कई मुकदमात कायम हुए और वो इस वक्त जेल में है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी सख्त पाबंदियां लगाई गई और इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया। इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर के साबका DGP शेष पॉल वैद की जानिब से भी एक वीडियो पैगाम में रिएक्शन दिया गया। उन्होंने कहा कि लीक होने वाले दस्तावेज से इमरान खान की बातें सच साबित होती नजर आ रही हैं। उनका ये कहना है कि अमेरिका की डीप स्टेट और उसके इदारे साउथ एशिया में रिजीम चेंज की सियासत करते रहे। शेष पॉल वैद की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में हुकूमतें बदलने में बाहरी ताकतों का किरदार रहा है। शेष पॉल वैद ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान की तबाही, मिडिल ईस्ट की आज की बेचैनी और ईरान की सूरत हाल भी अमेरिकी पॉलिसियों का ही नतीजा है। उन्होंने दावा किया है कि दुनिया भर में हुकूमतें बदलने की कोशिशों का अंजाम आखिरकार खुद अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। उनके अल्फाज में कर्मा या कुदरत का कानून हर अमल का जवाब देता है और दुनिया के मुल्कों में मुदाखलत करने वाली ताकतों को भी एक दिन इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स पिछले कुछ दिनों से लीक होकर सोशल मीडिया में चल रहे हैं उससे पता चलता है कि जो इमरान खान कहा करते थे कि US मुझे बदलने की कोशिश कर रहा है अपनी मीटिंग में, वो सच प्रूव हो रहा है। किस तरह से आज इमरान खान जेल में है। तो रिजम चेंज जो ऑपरेशन है US डीप स्टेट का, ये दिखाता है कि किस तरह से इनके जो CIA के और इनके जो डोनाल्ड लू जो असिस्टेंट सेक्रेटरी साउथ एशिया का था, वो किस तरह से सारे रिजम चेंज करवाते थे साउथ एशिया में। चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश की हालत देखिए कितनी बुरी हुई, आज वहाँ कितना रेडिकलाइजेशन फैल रहा है। नेपाल में रिजम चेंज किया, पाकिस्तान में तो किया ही किया।
इंडिया में इन्होंने बहुत कोशिशें की लेकिन कामयाब नहीं हुए। इन्होंने किस तरह से अफ़गानिस्तान को बर्बाद किया आप सब जानते हैं, मुझे उसको एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ के लोग कितने सफ़र कर रहे हैं। उसके साथ साथ ईरान में आज जो हालत है, पूरे मिडल ईस्ट की हालत देखिए, ये सब यूएस की वजह से हो रहा है। इन्होंने जो वेनेजुएला में किया, तो ये सारी चीज़ें जो रिजम चेंज इनकी एक्टिविटीज़ हैं, कुरकर्म हैं, वो वापस इन पर आएंगे। और कर्मा जो है वो वापस आता है, वो छोड़ता नहीं, किसी को भी नहीं बख्शता। ये भगवान का लॉ ऑफ नेचर है। और आज जो यूएस की हालत बिगड़ रही है, ये उसी का नतीजा है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के फैसले का दिफा करते हुए कहा गया कि बातचीत से इनकार करना अक्लमंदी रही। उन्होंने कहा कि ईरान इज्जत और वकार के साथ गुफ्तगू करेगा लेकिन अपनी कौमी हकूक का हर सूरत में दिफा भी करेगा। तेहरान में एक तकरीब से खिताब करते हुए पेज़ेश्कियान की जानिब से कहा गया कि कुछ लोग नारा लगाते हैं कि अमेरिका से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर गुफ्तगू ना हो तो फिर क्या जंग ही आखिरी रास्ता रह जाता है। उन्होंने कहा कि ईरान मंतीकी अंदाज में बात करेगा और इस तरह का जवाब भी चाहता है। मसूद पेज़ेश्कियान ने मुल्क के अंदर इत्तेहाद और यकजहती की अहमियत पर भी जोर दिया और कहा कि दुश्मन ईरान में तफर्रुका पैदा करना चाहता है। उन्होंने दावा किया है कि कुछ ताकतें समझती थी कि 3 दिन में इस्लामी निजाम को गिरा दिया जाएगा, लेकिन अब वो मुल्क में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। गाजा और फलस्तीन का हवाला देते हुए ईरानियन सदर की जानिब से कहा गया कि दुनिया ने देखा है कि वहां किस तरह के जुराइम हुए, जबकि अमेरिकी मीडिया उन कार्रवाइयों को अपना दिफा करार दे रही है। दूसरी तरफ से ही अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का तनाव भी बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त लहजे में तनबीह करते हुए कहा कि वक्त तेजी से निकल रहा है और अगर तेहरान ने जल्दी फैसला ना लिया तो कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। ट्रंप का यह भी बयान उस वक्त सामने आया है जब दोनों ही मुल्कों के दरमियान यूरेनियम ज़खायर, पाबंदियों के खात्मे और जंग के नुकसानात के मुआवजे पर मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार है। ईरान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मुज़ाकरात के लिए कुछ बुनियादी शराइत रखी हैं। वहीं इनमें ईरान से 400 किलो इनरिच यूरेनियम हवाले करना, सिर्फ एक न्यूक्लियर मरकज को काम करने की इजाजत देना, जंग के मुआवजे का मुतालबा छोड़ना और ज्यादातर जामशुदा ईरानियन असासे जात को बंद ही रखना शामिल रहा। इसके जवाब में तेहरान ने भी 5 शराइत पेश कर दी। ईरान का यह कहना है कि वो उस वक्त तक मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं करेगा जब तक इलाके में फौजी कार्रवाइयां, खासतौर पर लेबनान में बंद नहीं हो जाती, ईरान पर लगी माशी पाबंदियां नहीं हटाई जाती और उसके जामशुदा असासा जात रिलीज नहीं किए जाते। ईरान ने साथ ही जंग से होने वाले नुकसानात का मुआवजा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी हुकूमत को तस्लीम करने का मुतालबा भी किया है। तेहरान का यह भी कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब उसकी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का पूरा एहतराम किया जाएगा। ईरान ने अमेरिका के साथ बढ़ते हुए तनाव के दरमियान दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कब्जा और मजबूत करते हुए एक नया इदारा कायम कर दिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी यानी PGSA के कयाम का रस्मी ऐलान कर दिया। इस नए इदारे का मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आमदोरफ्त को कंट्रोल करना और वहां के तमाम ऑपरेशंस की निगरानी करना बताया जा रहा है। ईरानियन हुकूमत का यह भी कहना है कि ये इदारा रियल टाइम अपडेट्स देगा और समुद्री ट्रैफिक को प्रोफेशनल मैकेनिज्म के जरिए मैनेज करेगा। ईरान के कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी की जानिब से कहा गया कि तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल निजाम तैयार कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुजरने वाले जहाजों को नए कवायद और रेगुलेशंस ईमेल के जरिए भेजे जा रही हैं और मुमकिन है कि ईरान ट्रांजिट के लिए फीस या फिर टोल भी वसूल करेगा। ये पहली बार है जब तेहरान ने इस अहम समुद्री गुजरगाह पर अपनी हुकूमत को इतना वाज़ेह तौर पर दिखाया हो। वाज़ेह रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के तकरीबन 20% तेल और एनर्जी सप्लाई गुजरती है। अमेरिका और इसराइल की तरफ से फरवरी में ही ईरान पर होने वाले हमलों के बाद तेहरान ने इस रास्ते पर शिपिंग को काफी हद तक रोक दिया था। मध्य प्रदेश के धार जिले में वाक़ा भोजशाला कम्प्लेक्स को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने हिंदुओं को भोजशाला में पूरी आजादी के साथ इबादत और दूसरी मजहबी सरगर्मियों की इजाजत दे दी है। ये फैसला उस वक्त सामने आया है जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने अहम हुक्म में कहा था कि भोजशाला असल में देवी सरस्वती का मंदिर है। ASI के हुक्म के मुताबिक भोजशाला में सिर्फ एक इबादतगाह नहीं बल्कि संस्कृत जबान, ग्रामर और अदब की तालीम और रिसर्च का भी मरकज रहा। हुकाम का यह भी कहना है कि हिंदू कम्युनिटी को पुरानी रिवायात के मुताबिक देवी सरस्वती की पूजा और तालीमी सरगर्मियों के लिए कम्प्लेक्स में बिना किसी रोक टोक के दाखिला दिया जाएगा।
वाज़ेह रहे तो इससे पहले जुमा के दिन ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर कहा था कि धार का भोजशाला कम्प्लेक्स देवी सरस्वती का मंदिर है और इसकी देखभाल और इंतजाम का फैसला मरकजी हुकूमत और एएसआई करेगी। अदालत ने 7 अप्रैल 2003 का एएसआई का वो पुराना हुक्म भी खत्म कर दिया जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को हर जुम्मे भोजशाला कम्प्लेक्स के अंदर नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी जो इस मकाम को कमल मौला मस्जिद के नाम से पुकारती है, अगर चाहे तो जिले में ही अलग जमीन हासिल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से राब्ता कर सकती है ताकि वहां मस्जिद की तामीर की जा सके। भोजशाला कम्प्लेक्स 11वीं सदी की एक तारीखी इमारत है जो कि एएसआई के तहफ्फुज में है और काफी अरसे से इस मकाम को लेकर दोनों ही कम्युनिटीज के दरमियान तनाज़ा चलता जा रहा है। मगरबी बंगाल की साबका वज़ीर आला और ममता बनर्जी ने बंगाल में चल रही बुलडोजर कार्रवाइयों पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि सियासी घमंड का सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को उठाना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में ममता बनर्जी ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरजमी का डर जोर जबरदस्ती और गरीबों के घर तोड़कर नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि बंगाल में रोज कमाकर गुजार करने वाले मजदूर, रेडी चलाने वाले, छोटे दुकानदार और मेहनत कश खानदान निशाने पर हैं जो कि सालों की मेहनत से अपनी जिंदगी खड़ी करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि जो कुछ आज बंगाल में हो रहा है वो अवाम की इज्जत और रोजी रोटी पर हमला है। यह बयान उस वक्त सामने आया है जब कोलकाता में और दूसरे इलाकों में बड़े पैमाने पर हटाओ मुहिम चल रही थी। तिलजला इलाके में अथॉरिटीज ने बुलडोजर के जरिए कई आर्जी ढांचे गिरा दिए जिनमें एक गैर कानूनी फैक्ट्री भी शामिल थी जहां आग लगने से 3 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा हावड़ा स्टेशन के करीब भी एविक्शन ड्राइव चलाई गई जिससे कि कई लोगों में गुस्सा और बेचैनी देखने को मिली। ममता बनर्जी ने कहा है कि हुकूमत इंसानियत से ज्यादा सिर्फ अपनी इमेज बचाने में मसरूफ नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत पहले घर गिरा दे और बाद में लोगों की बात सुने वो बंगाल की रूह को भूल चुकी है। उनके मुताबिक असल तरक्की का अंदाजा इस बात से लगता है कि हुकूमत अपने कमजोर तबके के साथ कैसा सलूक करती है, ना कि कितनी जल्दी उन्हें बेघर कर देती है। इसी दरमियान पार्क सर्कस इलाके में पब्लिक जगहों पर नमाज और इबादत से मुतल्लिक पाबंदियों के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए जहां पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प देखने को मिली। कई घंटों तक हालात कशीदा रहे। असनसोल में भी मस्जिद के लाउडस्पीकर पर पाबंदी को लेकर एहतजाज की खबरें सामने आई हैं। ममता बनर्जी ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि बंगाल जैसे तहजीबी और इंसानियत पसंद रियासत में बुलडोजर सियासत को हुकूमत की जबान नहीं बनाया जा सकता। उनका यह कहना है कि बंगाल की पहचान हमदर्दी, तहजीब और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने से है, ना कि गरीबों के घर गिराकर उन्हें डराने से। जम्मू कश्मीर असेंबली में ऑपोजिशन के रहनुमा सुनील शर्मा की जानिब से पीर के दिन ही स्पीकर अब्दुल रहीम राठर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया और ये कहा गया कि हाउस कमेटी के चेयरपर्सन की तकरीर के मसले पर स्पीकर के दावे हकीकत छुपाने की कोशिश लगते हैं, ना कि ऑपोजिशन के एतराज का जवाब। सुनील शर्मा की जानिब से कहा गया कि स्पीकर का इख्तियार जरूर है कि वो नॉन फाइनेंशियल कमेटीज के चेयरपर्सन को नॉमिनेट करे, लेकिन ये इख्तियार किसी जमाती फायदे के लिए नहीं बल्कि इंसाफ और पुरानी रिवायात के मुताबिक इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने वाजे किया है कि उन्होंने मीडिया को दिए गए बयान में पहले ही कहा था कि ऑपोजिशन को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया और जबकि 6 नॉन फाइनेंशियल कमेटीज के सरबराह मुकर्रर किए गए। शर्मा की जानिब से स्पीकर के इस दावे को भी रद्द कर दिया गया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरपर्सन बीजेपी को देना किसी एहसान के बराबर है और ये भी कहा गया कि ये तो पहले से ही एक पुरानी रिवायत है। इस कमेटी की सरबराही हमेशा ऑपोजिशन के पास होती है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या किसी भी असेंबली वाली रियासत हो। ऑपोजिशन के रहनुमा की जानिब से यह भी सवाल उठाया गया है कि स्पीकर ने जो भी कहा कि सीनियर बीजेपी रहनुमा फाइनेंशियल कमेटीज में एडजस्ट किए गए इसलिए उनको दूसरी कमेटीज का हेड नहीं बनाया जा सकता, वो बात समझ से बाहर है। उनका यह कहना है कि अगर सीनियरिटी का उसूल है तो फिर रूलिंग अलायंस के उन अराकीन पर भी यह उसूल क्यों नहीं लगाया जाता जो पहली बार से एमपीए बने हैं और उनको कमेटी हेड्स बना दिया गया। शर्मा की जानिब से यह भी कहा गया है कि बीजेपी के कुछ दूसरे सेकेंड टर्म के अराकीन जो कि फाइनेंशियल कमेटीज का हिस्सा नहीं है उनको भी नजरअंदाज किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा है कि स्पीकर के पास नॉन फाइनेंशियल कमेटीज के चेयरपर्सन अपॉइंट करने का हक जरूर है, लेकिन ये फैसला जमाती रुझानात से मुतासिर नहीं होना चाहिए बल्कि बराबरी, रिवायात और मुनासिब नुमाइंदगी के उसूलों पर होना चाहिए। शर्मा के मुताबिक कमेटीज के सरबराह मुनासिबत नुमाइंदगी के उसूल के तहत मुकर्रर किए जाते हैं जो हर जमात को उसकी ताकत के मुताबिक हिस्सा देते हैं, लेकिन इस मर्तबा इस उसूल की खिलाफ वर्जी के इल्जाम सामने आ रहे हैं।
और दिल्ली हाईकोर्ट ने पीर के दिन ही बारामूला से रकुन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को चंद दिनों के लिए माशराती जमानत दे दी है, जो कि 2 जून तक रहने वाली है। ये फैसला उनके वालिद के इंतकाल के बाद सामने आया। अदालत की जानिब से कहा गया है कि जमानत के दौरान रशीद के साथ हमेशा 2 पुलिस एहलकार सजा लिबास में रहेंगे, जो कि तिहाड़ जेल से लेकर श्रीनगर वापस पहुंचने तक उनके सफर की निगरानी करेंगे। अदालत की जानिब से यह भी हुक्म दिया गया कि इंजीनियर रशीद को सिर्फ कब्रिस्तान जाने या इबादत की जगह पर जाने की इजाजत होगी, लेकिन वो श्रीनगर और लंगेट में अपने घर के अलावा किसी और जगह नहीं जा सकते। उनके वकील की जानिब से अदालत को बताया गया है कि उनके वालिद एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान इंतकाल कर गए, इसलिए उनके दफन और दीनी रसूमात के लिए उन्हें जमानत दी जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जैसे ही जमानत की मुद्दत खत्म होगी, इंजीनियर रशीद को फौरन जेल सुपरिटेंडेंट के हवाले करना होगा और वापस उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। इस दौरान उनकी किसी भी मुलाकात को सिर्फ करीबी खानदान तक महदूद रखा जाएगा और हर मुलाकात पुलिस की मौजूदगी में होगी। उन्हें सिर्फ एक मोबाइल नंबर यूज करने की इजाजत दी गई है, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास होगा, और वो फोन हमेशा ऑन रहना जरूरी है। अदालत ने यह भी सख्ती से हिदायत दी है कि वो किसी गवाह या उनके खानदान से राब्ता नहीं कर सकते, किसी भी कानूनी तौर पर हरकत में शामिल नहीं हो सकते और बिना इजाजत मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। इससे पहले 28 अप्रैल को भी उन्हें 1 हफ्ते की जमानत दी गई थी, ताकि वो अपने बीमार वालिद से मिल सकें, जिसके बाद ने उसे बढ़ाकर 10 मई तक कर दिया था, जब उनके वालिद को एम्स दिल्ली शिफ्ट किया गया। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।